हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो पढ़ाई कर रहे होंगे और करते रहिए, ऐसे पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो आज हम क्लास 11th की बायोलॉजी का थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हमने आपको मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ा रहे थे। इसमें आपको हमने 2 वीडियोस कवर कर लिए थे। इसमें हमने हमको इंट्रोडक्शन दिया था और हम सेकेंड पार्ट में रोल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने नाइट्रोजन और नाइट्रोजन फॉस्फोरस को डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में उसी पार्ट को और कंटिन्यू करेंगे आगे, और फर्दर पार्ट्स को हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। पिछले वीडियो में सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स को डिस्क्राइब किए गए थे। इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि और 1-2 हो जाए, बढ़ जाए उनसे, ठीक है। तो कॉपी निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू करिए, ठीक है। तो पार्ट 3 है हमारा मिनरल न्यूट्रिशन का, जिसमें हम आपको आगे वाले एलिमेंट्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। जैसा कि पिछले एलिमेंट्स में आपने नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये 3 कवर कर लिया था, ठीक है। पिछले वाले में आपने नाइट्रोजन, फॉस्फोरस कवर कर लिया था। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के पार्ट कौन कौन से होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो एक बार ऐसे जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है CHONPKSCAMG, यही होता है। जिसमें से आपको ये बताया गया था कि CHO आपको नहीं बताया जाएगा, क्योंकि ये वाटर और सॉइल से मिल जाते हैं आपको। जिसमें से आपको NPK ये हो गया था। मैं कोशिश करूंगा कि आज SCAMG मतलब सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये तीनों इसी पार्ट में पूरा हो जाए, जिससे कि अगले पार्ट में हम रोल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और कॉपी पेन ले लीजिए अपना और बनाना नोट्स शुरू कर दीजिए। चलिए डालिए पहली हेडिंग। चलिए पहले शुरुआत करते हैं हम कैल्शियम से, ठीक है। पहली शुरुआत करते हैं कैल्शियम से कि कैल्शियम, अब देखिए इसका रोल क्या क्या है। कैल्शियम का रोल हमारे बॉडी में भी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि पता है कि बोन्स में हेल्प करता है, और प्लांट में भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैंने हर एलिमेंट के एक पहला कॉमन बताया था। क्या बताया था कि ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। तो ये एब्जॉर्ब होता है Ca+2, ठीक है। पहला हो गया कि ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। तो किस फॉर्म में होता है, कैल्शियम आयन के प्लस में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम चलिए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि कौन कौन किसको ये ज़रूरत है। तो ये किसको ज़रूरत होती है। ये ज़रूरत होती है डिफरेंशिएटिंग टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कैसी? डिफरेंशिएटिंग टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये दोनों क्या होती हैं, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग टिश्यू का मतलब है जो अपने आप को डिफरेंशिएट कर रही हो या डिवाइड कर रही हो, ठीक है, उनको डिफरेंशिएटिव टिश्यू बोलेंगे। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ऐसी टिश्यू जिनके पास डिवाइड होने की कैपेसिटी है। क्या बोला? ऐसी टिश्यू जिनके पास डिवाइड होने की कैपेसिटी है। दैट टिश्यू इज नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी एबिलिटी टू डिवाइड इटसेल्फ, मतलब उनके पास डिवाइड होता है, कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की, ठीक है। ये हो गया सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, इसमें थर्ड पार्ट जो है इसका, ये सेल डिवीजन में बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये सेल डिवीजन में बहुत इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है ये सेल वॉल में भी बहुत इस्तेमाल होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन। अच्छा, इसमें अगर थोड़ा डिटेल जाएंगे आप, तो सेल डिवीज़न और सेल वॉल ये दोनों आपको इसी साल चैप्टर में, आपको सेल डिवीज़न है चैप्टर, उसमें आपको मिल जाएगा, तो उसमें हम वहाँ बता देंगे, ठीक है। जैसे बात ये है कि कुछ चीज़ें आप पढ़ के आएंगे, ठीक है। तो हालांकि ये बाद में है, लेकिन वो पहले पढ़ा दिया जाएगा। तो अभी मैंने क्योंकि शुरू पहले ये किया है, तो मैं बता दे रहा हूँ, जब आपको वो सेल पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको पूरा डिटेल बता देंगे, ठीक है। सेल वॉल फॉर्मेशन में जनरली ये कैल्शियम पेक्टेट को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, जो कि मिडिल लैमेला को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। कैल्शियम पेक्टेट जो होता है मिडिल लैमेला को बनाने का होता है, जो कि पार्ट है किसका? सेल वॉल का, ठीक है। किसका पार्ट है वो? सेल वॉल का है। चलिए अगला देखिए, अगला इसका इंपॉर्टेंस देखिए। अगला है ये माइटोटिक स्पिंडल में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। हेल्प इन माइटोटिक
स्पिंडल। अब इसमें एक टर्म आता है माइटोटिक, ठीक है। तो इसको मैं जल्दी से एक बार ऐसे रिवाइज बता देता हूँ। देखिए सेल डिवीज़न दो तरह का होता है, कौन कौन सा? एक होता है मियोसिस, एक होता है माइटोसिस। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए मान लीजिए आपके पास, मैंने एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपके पास क्रोमोसोम की संख्या या आपके पास कोई भी चीज़ हो जो आपके पास मान लीजिए 40 है, ठीक है। चलिए क्रोमोसोम ही ले लेते हैं अपना, ठीक है। ह्यूमन में 46 होता है, ठीक है। अगर कहेंगे ये एक सेल है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या 46 है, इसमें कहेंगे अगर सेल डिवाइड होगा, तो हमें पता है सेल डिवाइड होता है तो कितने पार्ट में टूटता है? 2 पार्ट में टूटता है। यहाँ भी सेम यही होगा, यहाँ भी टूटेगा 2 पार्ट में। अगर उस सेल में मियोसिस डिवीज़न होगा तो इस 46 का आधा और इस 46 का आधा हो जाएगा। पर अगर उस सेल में माइटोसिस होगा तो ये एज इट इज़ और ये एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। क्या बताए? कोई भी सेल डिवाइड करता है तो 2 तरीके से डिवाइड करता है, या तो वो मियोसिस डिवीज़न करेगा या तो वो माइटोसिस डिवीज़न करेगा। अगर वो मियोसिस डिवीज़न करेगा तो जो भी नंबर होगा उसका हाफ हो जाएगा, अगर माइटोसिस करेगा तो वो एज इट इज़ पास हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं, माइटोसिस को ही बोलते हैं माइटोटिक और मियोसिस को बोलते हैं मियोटिक। क्या? माइटोसिस को बोलते हैं माइटोटिक और मियोसिस को बोलते हैं मियोटिक, ठीक है। अब ये डिटेल माइटोटिक स्पिंडल क्या होता है, जब आप वो सेल डिवीज़न पढ़ेंगे वहाँ पे तो आपको वहाँ बताया जाएगा कि ये आपका सेल होता है, बीच में आपका क्रोमोसोम आ जाता है, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर बनती हैं जो इसको और यहाँ से इसको खींच के सेल डिवीजन प्लेट पे से आप स्पिंडल सेल के कोने के हिस्से में लेकर आती हैं, ठीक है। तो वो क्योंकि वहाँ पे सेल डिवीज़न जब आपको बताएंगे तो वहाँ आपको बता देंगे। फिलहाल ये इतना डिटेल यहाँ मत जाइए, यहाँ पे सिर्फ ओरली ऐसे ऊपर सुन लीजिए, ठीक है। वहाँ पढ़ लेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं। बस ये है कि ये चैप्टर थोड़ा एज इट इज़ आपको एज इट इज़ ऐसे ही रटना पड़ेगा, ठीक है। एज इट इज़ आपको इसको रटना ही पड़ेगा। अगर आप रट लेते हैं या समझ के याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और नेक्स्ट है इसमें कि ये कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, सर्टेन एंजाइम्स को ये एक्टिवेट करता है और मेटाबॉलिक में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि एक्टिवेट सर्टेन एंजाइम एंड हेल्प इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। कुछ सर्टेन एंजाइम को एक्टिवेट करता है और मेटाबॉलिक में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये इतने हो गए कैल्शियम के फंक्शन, ठीक है। क्या मैंने बताया? सबसे पहले हर एलिमेंट का देखिए एक बेसिक है, वो ही ट्रेंड आप फॉलो करिए। कैल्शियम में सबसे पहले किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, यानी कोई भी एलिमेंट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, तो वो याद करो। तो क्या है? पहले कैल्शियम आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। दूसरा क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है? ये डिफरेंशिएटिंग टिश्यू या मेरिस्मेटिक टिश्यू में इस्तेमाल होता है, क्योंकि डिफरेंशिएट करना होता है, मेरिस्मेटिक एबिलिटी टू डिवाइड करना होता है, ठीक है। तीसरा सेल डिवीजन में इस्तेमाल होता है। चौथा सेल वॉल फॉर्मेशन में इस्तेमाल होता है, जिसमें मिडिल लैमेला को बनाने के लिए कैल्शियम पैक्टेट की जरूरत होती है। मिडिल लैमेला को बनाने के लिए कैल्शियम पैक्टेट की जरूरत होती है। अगला है स्पिंडल फाइबर, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर बनाने की जरूरत होती है। कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा, तो जब एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा तो हमें पता है कि मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस होता है वो एंजाइम्स पर ही डिपेंड करता है। तो अगर एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो उसका मेटाबॉलिक रेट भी क्या हो जाएगा, वो भी एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब जैसा कि पिछले वाले में भी पढ़े थे तो इस वाले में भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सबका डिफिशियंसी सिम्टम, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? सबका डिफिशियंसी सिम्टम। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो क्या होगा? सिम्टम। कैल्शियम की कमी हो जाए तो क्या होगा? चलिए पहला सिम्टम क्या है? पहला सिम्टम इसमें बहुत, देखिए कैल्शियम की जो कमी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने तो नहीं रखती है, लेकिन फिर भी क्योंकि एक मैक्रो एलिमेंट है, ठीक है, मैक्रो है, तो बोर्ड लेवल में आपसे पूछा जा सकता है, नीट में भी पूछा जा सकता है। तो सिम्टम्स मैक्रो के तो कम से कम याद रखिए, ठीक है। माइक्रो के ठीक है मत करिए क्योंकि वो है, लेकिन मैक्रो के जरूर याद रखो क्योंकि मैक्रो है ना, इसीलिए तो वो मैक्रो में है। तो ज़रूरत है कि इंपॉर्टेंस वालों का इंपॉर्टेंट याद ही रखो, तो आप ही के लिए फ़ायदा रहेगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट आता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ ग्रोइंग एपिसेस। पहला है डिसइंटीग्रेशन ऑफ ग्रोइंग
एपिसेस, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ग्रोइंग एपिसेस। चलिए तो देख लेते हैं हम कौन कौन से सिम्टम्स हैं, ठीक है। इसके टोटल 1 2 3 4 5 6 सिम्टम्स हैं, ठीक है। पहला क्या है मैं बोल दे रहा हूँ, थोड़ा छोटा है लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ग्रोइंग एपिसेस, रूट, शूट, लीफ, एपेक्स। ये कह रहा है कि अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी, ठीक है, ध्यान से सुनो, अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो अगर मान लो कि ये आपका सॉइल वाला पार्ट है, ये सॉइल है, अच्छा सॉइल के ऊपर प्लांट होता है, तो प्लांट सिस्टम को जो सॉइल के ऊपर होता है इसे हम शूट बोलते हैं, और प्लांट जो सॉइल के नीचे होता है उसे हम रूट बोलते हैं। तो प्लांट जब ग्रो करेगा तो ये ग्रो करने के लिए इसका एपिकल पार्ट ये होगा, ये उसका एपिकल पार्ट होगा जो यहाँ पे ऊपर है। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो ये एपिकल वाला पार्ट ग्रो नहीं करेगा, मतलब ग्रोइंग एपिसेस को ये डिसइंटीग्रेट कर देगा, रोक देगा, ठीक है। ये जो ऊपर बढ़ रहा है, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर ऊपर बढ़ना हो तो इसका यही अपर पार्ट है, ठीक है, मतलब ये इसका एपिकल पार्ट हो गया। अगर यहाँ पर कैल्शियम नहीं होगा तो ये ऊपर ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ग्रोइंग एपिसेस को डिसइंटीग्रेट कर देता है जब कैल्शियम नहीं होता है। तो या तो रूट नहीं ग्रो करेगा नीचे जमीन के अंदर, या तो शूट नहीं ग्रो करेगा, ये लीफ एपेक्स जो लीफ का बनता है पार्ट वो नहीं ग्रो करेगा, ठीक है। दूसरा है इरेगुलर सेल डिवीजन होगा या डेथ ऑफ मेरिस्टेम होगा। जैसे अभी इसके प्रॉपर्टी में ही तो बताया कि ये कहाँ पे काम आता है, डिफरेंशिएटिंग में काम आता है और मेरिस्मेटिक टिश्यू में काम आता है। तो अगर वहाँ नहीं रहेगा कैल्शियम तो मेरिस्मेटिक टिश्यू की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। दूसरा इरेगुलर सेल डिवीजन, देखिए अभी आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, लेकिन जब आप सेल चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर कट हो जाएगा कि वहाँ पे माइटोटिक डिवीजन, स्पिंडल फाइबर और ये सेल डिवीजन, ये सब का वहाँ रोल या कैल्शियम का रोल क्या। तो अभी एज इट इज़ याद कर लीजिए, सजेस्ट मैं यही करूँगा कि कैल्शियम के ना होने से इरेगुलर सेल डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्यों हो जाएगा ऐसा भी समझ सकते हो, सेल डिवीजन इरेगुलर क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब सेल डिवाइड होगा तो सेल डिवाइड होगा तो फिर नए सेल्स को बनाने पड़ेंगे, उसके लिए उसका वॉल बनाना पड़ेगा। उसके लिए वॉल बनाने के लिए हमने क्या बताया था, कैल्शियम पैक्टेट की जरूरत होती है, और वो वॉल किसका बना होता है, मिडिल लैमेला का। तो उस मिडिल लैमेला को बनाने के लिए कैल्शियम पैक्टेट की जरूरत होगी। कैल्शियम नहीं होगा तो कैल्शियम पैक्टेट नहीं होगा तो मिडिल लैमेला नहीं बनेगा, मिडिल लैमेला नहीं बनेगा तो वॉल नहीं बनेगी, वॉल नहीं बनेगी तो सेल डिवाइड होने के बाद उसका स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा है क्लोरोसिस ऑन मार्जिन ऑफ यंगर लीव्स। क्लोरोसिस का मैंने बताया था येलोइंग ऑफ लीव्स, लीव्स जब येलो हो जाती हैं, ठीक है, उन्हीं को क्लोरोसिस बोलते हैं। ऑन मार्जिन ऑफ यंगर लीव्स, ठीक है, जो यंगर लीव्स होती हैं, या इसे कह सकते हैं कि सिंपली याद रखो कि कैल्शियम की कमी से जो यंगर लीव्स होती हैं उनमें पीलापन आ जाता है, ठीक है। क्या याद रखो कि जो यंगर लीव्स होती हैं अगर उसमें कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो वो लीव्स येलो हो जाएंगी, ठीक। नेक्स्ट है फॉलिंग ऑफ फ्लावर, इसके कमी से फूल बहुत जल्दी गिरेंगे। नेक्रोसिस एंड एबनॉर्मलिटीज इन क्रोमोसोम के नंबर में गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये इतना पॉइंट है, इसको नोट कर लो और मैं याद भी कर लो, ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। चलिए अगला एलिमेंट है मैग्नीशियम, ठीक है। ये है कुछ मैग्नीशियम के बारे में स्पेशल पॉइंट्स, इन्हें नोट कर लीजिए, फिर चलिए समझते हैं। चलो मैग्नीशियम सबसे पहला पॉइंट क्या बताया था कि किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, तो मैग्नीशियम किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, मैग्नीशियम एब्जॉर्ब होगा Mg+ के फॉर्म में आयन पे, ठीक है, Mg+2 डाइवैलेंट के फॉर्म में, ये Mg+2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो गया। सेकेंड पॉइंट है कि ये रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस के एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, और इसी के साथ ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो गया कि ये एक्टिवेट करता है एंजाइम्स ऑफ रेस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। याद कर लो कि एक्टिवेट करता है ये एक्टिवेट द एंजाइम्स ऑफ रेस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है आपका ये डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है, इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए आरएनए। तो जब आपको डीएनए आरएनए पढ़ाया जाएगा तो वहाँ बताया जाएगा। ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है, हेल्प टू मेंटेन राइबोसोम स्ट्रक्चर। एसेंशियल फॉर फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर, फॉस्फेट के ट्रांसफर के लिए हेल्प करता है, और सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। देखो क्या है कि कभी कभी क्या होता है, एक एलिमेंट एक से ज़्यादा फंक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये कन्फ्यूज़न मत रखो कि अगर ये कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक एलिमेंट एक से ज़्यादा फंक्शन कर रहा है, बस मेन ये है कि उस एलिमेंट का वो मेन फंक्शन कौन सा है, ठीक है, वो मेन फंक्शन पकड़ना है, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लो, सेल वॉल फॉर्मेशन है। और ये क्लोरोफिल का कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब क्लोरोफिल को बनाने में इसका योगदान होता है, मैग्नीशियम का योगदान होता है क्लोरोफिल बनाने में। अब ये पॉइंट नहीं समझ में आएगा, मैं
फिगर से समझा देता हूँ। हालांकि आपको ये फोटोसिंथेसिस में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए कि मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल को बनाने में कैसे योगदान कर रहा है। ये बात याद हो गई क्या? मैग्नीशियम प्लस फॉर्म के आयन में लेगा, रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस के एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, आरएनए और डीएनए की सिंथेसिस करवाएगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, क्लोरोफिल का ये कंस्टिट्यूएंट पार्ट है, राइबोसोम स्ट्रक्चर का मेंटेन करता है और फॉस्फेट ट्रांसफर के लिए हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो एक बार लास्ट वाला पॉइंट समझ लें कि कैसे उसको बनाने में वो हेल्प कर रहा है। ठीक है, लास्ट वाला चेक कर लीजिए एक बार, देखिए क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर क्या होता है। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर होता है ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, बीच में आपका मैग्नीशियम होता है जो ऐसे 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 और ऐसे, और यहाँ पे ऐसे टेल होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं टेल। अच्छा, जो आपका वो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं पायरोल रिंग या परफायरिंग रिंग। ठीक है, इस पूरे पार्ट को पायरोल रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायरोल रिंग बोलते हैं। और नीचे वाले पार्ट को फाइटॉल टेल बोलते हैं। इसको फाइटॉल टेल बोलते हैं, फाइटॉल टेल बोलते हैं। ठीक, इसमें अपर वाला जो पार्ट होता है ये वाला, अब नीचे वाला टेल है तो ऊपर वाला क्या होगा? ऊपर वाला हेड हो गया। तो ये आपका क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर होता है। अब ये क्लोरोफिल को, इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए किसका योगदान है? मैग्नीशियम एज अ सेंट्रल मेटल काम कर रहा है। तो अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो चारों ऑक्सीजन अटैच नहीं होंगे और ये एक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्लोरोफिल को बनाने में मैग्नीशियम का बहुत रोल होता है। फिगर बना लीजिए, मैंने अभी ऊपर से नॉलेज दिया है, डिटेल में आपको रिस्पायरेशन या फोटोसिंथेसिस बता देंगे। ठीक है, इसको बना लीजिए। और नेक्स्ट आता है इसका क्या? डिफिशियंसी सिम्टम। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका डिफिशियंसी सिम्टम। इसकी डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या हैं? चलिए तो अगला देखते हैं सिम्टम्स। मैग्नीशियम के सिम्टम्स क्या है? मैग्नीशियम के सिम्टम्स हैं नेक्रोटिक स्पॉट, इनहिबिशन ऑफ क्रेब्स साइकिल, इंटरवेनाइलर क्लोरोसिस ऑन लार्ज स्केल और एंथोसायनिन इन ओल्डर लीव्स। देखो, इसमें कुछ चीज़ें पढ़े होंगे पहले से। अगर आपने 10th पढ़ा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने 10th पढ़ा होगा तो आपने क्रेब्स साइकिल का नाम सुना होगा कि नहीं सुने हो? रिस्पायरेशन, ठीक है, अगर जिन्होंने पढ़ा है मैं उनको याद दिला दे रहा हूँ, उनको याद आ जाएगा अभी। रिस्पायरेशन दो तरह का, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक रिस्पायरेशन अगर होता था तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता था। पहले साइटोप्लाज्म में होगा, साइटोप्लाज्म के बाद वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा। अच्छा, एरोबिक रिस्पायरेशन होगा तो साइटोप्लाज्म में पहले ग्लाइकोलिसिस होता है, फिर वो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा और माइटोकॉन्ड्रिया में वो दो फंक्शन को या दो प्रोसेस को एक साथ गवर्न कराता है। पहला क्रेब्स साइकिल को कराता है और दूसरा आप सोचिए, ठीक है, सब थोड़ी ना बता दें, दूसरा सोचिए कि तो वहाँ पे आपको क्रेब्स साइकिल मिलेगा। ठीक है, वहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी चलता है, ईटीएस और क्रेब्स साइकिल ये दोनों चलता है। ठीक है, बता दिया। तो वहाँ पे आपको क्रेब्स साइकिल होगा, तो सेम प्रोसेस, यानी ये रेस्पायरेशन का पार्ट है। ठीक है, तो ये क्रेब्स साइकिल को रोक देगा, क्योंकि क्रेब्स साइकिल में क्या होता है मैं बता दूं। क्रेब्स साइकिल में जनरेशन ऑफ एटीपी, क्रेब्स साइकिल में एटीपी बनता है। कितना एटीपी बनता है? 2 एटीपी बनता है। ठीक है, 2 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि हमें 9th से ही पढ़ाया जाता है। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल में हमारा एटीपी बनता है। कितना एटीपी बनता है? 2 एटीपी बनता है। तो अगर क्रेब्स साइकिल ही नहीं होगा तो एटीपी नहीं बनेगा। तो क्योंकि अभी इसलिए बता दिया कि जानिए क्या करना है इसमें, हालांकि डिटेल में वहाँ बताएंगे। ठीक है, हालांकि क्या करें, हर सेंटेंस में हर वर्ड में ही कहना पड़ रहा है कि अगले बताएंगे, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल में क्या करता है? एटीपी की जनरेशन होती है, टोटल 2 एटीपी क्रेब्स साइकिल के दौरान बनता है। तो अगर नहीं होगा, एटीपी नहीं बनेगा, तो क्रेब्स साइकिल नहीं होगी तो एटीपी नहीं बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरवेनाइलर क्लोरोसिस ऑन लार्ज स्केल। जो लीफ होती है, लीफ के किनारे मार्जिन होती है उसकी। ठीक है, जो लीफ होती है आपकी, लीफ के जो ये मार्जिन होती है, ठीक है, ये जो मार्जिन होती है, और यहाँ पे वीन और फिर वीन से वीनलेट निकली होती है। ठीक है, वीन और फिर वीन से वीनलेट। मैं बड़ा बना दूँ यहाँ पे, अगर ये ऐसी बात की जाए, ये हो गई वीन, और वीन से फिर छोटी छोटी वीनलेट्स निकली होती हैं। तो क्या होगा? लिखा है इंटरविनाइलर क्लोरोसिस ऑन लार्ज स्केल, मतलब इसकी जो वीन्स होंगी या
वीनलेट्स होगी ये येलो हो जाएंगी, इसकी वीन्स या इसकी वीनलेट्स येलो कलर की हो जाएंगी और बहुत भारी मात्रा में होगी। अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो मैं कह सकता हूँ कि मैक्सिमम जो लीफ होगा उस प्लांट का, जो मैक्सिमम लीफ होगा वो येलो हो जाएगा। नेक्स्ट है एंथोसाइनिन इन लीफ, एंथोसाइनिन इन ओल्डर लीफ। एंथोसाइनिन का मतलब होता है, देखो साइनिन का मतलब होता है ब्लू, साइनिन का मतलब होता है ब्लू, मतलब ओल्डर पत्तियां जो हैं वो थोड़ी थोड़ी नीली पड़ने लगेंगी। अच्छा नीली नहीं पड़ती हैं, दिखती नहीं है, क्योंकि नीली पड़ते इसलिए नहीं दिखाती हैं क्योंकि जब तक वो नीली पड़ेंगी तब तक वो प्लांट से डी अटैच हो चुकी होंगी। ठीक है, नीली पत्तियां नहीं देखने को मिलती है। क्यों नहीं देखने को मिलती हैं? क्योंकि जब पत्तियां बूढ़ी होती हैं, देखो एक बात है कि जब पत्तियां बूढ़ी होती हैं तो उसमें का जो एसेंशियल एलिमेंट होता है या कह सकते हैं जो मैक्रो एलिमेंट होता है, अब उन मैक्रो में भी कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो मूवेबल हैं और कुछ नॉन मूवेबल हैं। तो जो मूवेबल हैं वो मूव कर जाएंगे ओल्डर से यंगर लीव्स में, कुछ है जो नॉन मूवेबल होते हैं, जैसे हमारा कैल्शियम, जो कैल्शियम होता है वो नॉन मूवेबल होता है, वो मूव नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं, फॉस्फोरस ऐसे हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो ओल्डर लीव्स में क्या होता है कि जो मूवेबल एलिमेंट होते हैं वो तो मूव कर जाते हैं। जब पत्तियां बूढ़ी होती हैं तो उनके मैक्सिमम मेटाबॉलिक फंक्शंस रुक जाते हैं, जिसकी वजह से ही तो वो बूढ़ी हुई हैं। अब होगा क्या, अगर उसमें मैग्नीशियम भी नहीं होगा तो मैग्नीशियम की कमी से पत्तियां नीली पड़ने लगती हैं, बट उसके नीले पड़ने और हमारे दिखाई देने के पहले ही प्लांटियाँ उस प्लांट से डी अटैच होकर गिर जाती है, इसलिए हमें जनरली देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये फंक्शन है, याद रखो कि ओल्डर लीव्स में एंथोसाइनिन मतलब ब्लू कलर की या एक्यूमुलेट हो जाती है, जमा करती है। ठीक है, ये पार्ट है, ये याद कर लो। अब इसमें एक लास्ट आता है, लास्ट पार्ट क्या है? सल्फर। ठीक है, सल्फर। चलिए अगला देखते हैं सल्फर। ठीक है, अगला है हमारा सल्फर किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। सबसे पहले सल्फर किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? सल्फर जो एब्जॉर्ब होता है वो एब्जॉर्ब होता है SO4 माइनस में। ठीक, किस फॉर्म में होता है? SO4 2 माइनस के फॉर्म में। ठीक है, सल्फेट आयन के फॉर्म में। ठीक, दूसरा है ये सल्फर जो होता है ये पार्ट होता है सिस्टीन एंड मेथोनिन। ठीक है, जो बच्चे एनसीईआरटी खोल कर बैठे होंगे, ठीक है, जो बच्चे एनसीईआरटी खोल कर बैठे होंगे, एनसीईआरटी लेकर पढ़ रहे होंगे, उनमें देख लीजिए एनसीईआरटी में सिर्फ यही और यही कोट किया गया। तो आप एनसीईआरटी में कहीं साइड में इनका भी नाम लिख लीजिए, सिस्टीनिन का भी लिख लीजिए। ठीक है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ये सिस्टीनिन, सिस्टीन और मेथोनिन। एनसीईआरटी में सिर्फ यही 2 कोट है, एनसीईआरटी में आप ये भी लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब के सब अमीनो एसिड हैं। ठीक है, 20 अमीनो एसिड हैं आपके पास, 10 एसेंशियल, 10 नॉन एसेंशियल। तो इसमें क्या है, ये तीनों को बनाने के लिए सल्फर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विटामिन, बायोटीन, थायमीन, कोएंजाइम ए। इन सब को बनाने में भी सल्फर का रोल होता है। किसका किसका? विटामिन को बनाने में, ठीक है, विटामिन को बनाने में, बायोटीन को बनाने में, थायमीन को बनाने में और कोएंजाइम ए को बनाने में। नेक्स्ट, प्रोटीन को बनाने के लिए जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो उसमें डाइसल्फाइड लिंकेज भी होता है। ठीक है, अब इसको अभी एग्जांपल के ये समझो कि एक प्रोटीन बना, मतलब 2 प्रोटीन बन के तैयार हो गए। अब इन दोनों प्रोटीन को अगर जोड़ना हो या ऐसे ढेर सारे प्रोटीन बन जाए तो अभी शुरुआत में, क्योंकि हमें पता है प्रोटीन के बीच में अमीनो एसिड से बनता है और अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, लेकिन एक इनिशियली जब हम अमीनो एसिड को जोड़ते हैं तो उस समय हमें यही सल्फर बॉन्ड ही जोड़ता है, उनको जोड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट है रोल इन क्लोरोफिल सिंथेसिस। क्लोरोफिल को सिंथेसाइज करने के लिए सल्फर का बहुत ज़रूरी है। अब इसकी डिफिशिएंसी सिम्टम आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, अगर क्लोरोफिल सिंथेसाइज ही नहीं होगा तो पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, तो इसके कोई बहुत ज़्यादा खास डिफिशिएंसी सिम्टम है नहीं, बस इसके रोल से ही आप क्लियर कर सकते हैं। क्या लिखा है कि रोल इन क्लोरोफिल सिंथेसिस, क्लोरोफिल की सिंथेसिस में ये रोल प्ले कर रहा है। तो अगर सोचो कि ये जो है क्लोरोफिल बनाए ही ना, तो अगर क्लोरोफिल बनाएगा नहीं तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की क्वेश्चन में क्या लिखते हैं? 6CO2 + 12H2O, एरो पर सनलाइट और क्लोरोफिल। तो विदाउट क्लोरोफिल कोई भी प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर सकता, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। एंड लास्ट है रूट नोड्यूल फॉर्मेशन। रूट नोड्यूल क्या होता है? देखो, रूट नोड्यूल का मतलब होता है कि जो रूट होता है, ठीक है, ये रूट हो गया, ये रूट हो गया, ये रूट हो गया, ये रूट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इन रूट पे
कहीं कहीं गांठें पड़ जाती हैं, ठीक है। ये ऐसे, कभी कोई रूट देखा है? हाँ सर देखा है, पर ध्यान से नहीं देखा, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे रूट्स में ऐसे गांठें बन जाती हैं, इन्हीं गांठों को ही बोलते हैं रूट नोड्यूल। इनका काम क्या होता है, ये जनरली एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को ये जनरली ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को ट्रैप कर लेते हैं या वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। ये तो ये हो गया आपका रूट नोड्यूल, ठीक है। रूट नोड्यूल क्या होता है, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसको जो डिफिशियंसी सिम्टम्स हैं मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। इसमें भी क्लोरोसिस होगा, जिसमें क्या होगा, जो यंगर लीव्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, येलो हो जाएंगी, ठीक है। डिफिशियंसीज में पहला सल्फर का लिख लीजिए, क्लोरोसिस और येलोइंग इन यंगर लीव्स, ठीक है। दूसरा है स्टम बिकम वुडी, स्टम एंड रूट बिकम वुडी, ठीक है। इसका जो स्टेम होगा और रूट होगा, जनरली रूट जो होता है वो वुडी नहीं होता है, वो रूट जो होता है वो सॉफ्ट होता है, लेकिन सल्फर की कमी से इसका रूट और इसका स्टेम दोनों ही क्या हो जाएगा, नेचर में वुडी हो जाएगा, थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पार्ट, दूसरा लिख लीजिए। तीसरा लिख लीजिए कि सेल डिवीज़न को ये रोक देगा, या और चौथा लिख लीजिए फ्रूटिंग को ये चेक करेगा। तीसरा लिख लीजिए सेल डिवीज़न को रोक देगा, और चौथा लिख लीजिए चेक फ्रूटिंग, फ्रूटिंग को ये चेक करेगा, मतलब फ्रूटिंग को टाइम पे नहीं होने देगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, पहले बताया क्लोरोसिस हो जाएगा, चेक फ्रूटिंग करेगा ये। दूसरा तीसरा क्या बताया आपको, सेल डिवीज़न को ये रिड्यूस कर देगा, और लास्ट आपको क्या बताया कि स्टेम और रूट के वुड को या क्या कर देगा, स्टेम या रूट के को वुडी बना देगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जितना पढ़े हैं, जितना आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। तो 3 हो गया मैक्रो में पिछला, और 3 जो हो गया वो हो गया यहाँ, तो आपके टोटल 6 हो गए। बाकी CHO ये पहले ही कहा गया था कि ये नहीं होगा, नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से आपको मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपका रोल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरे हो गए, CHO NPK SCAMG, ये 5 पूरे हो गए, जितने भी आपके साथ थे 8 थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो रोल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए भी फर्दर एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, और उसमें आपको भी ऐसे डिवाइड करके ही पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी क्या है, वीडियो थोड़ी सी लेट हो जा रही है मुझे पता है, तो इसके लिए कोशिश करेंगे थोड़ी सा जल्दी आए। तो आप पढ़ाई करते रहिए, NCERT पढ़ते रहिए, और जो भी क्वेश्चन हो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपने डाउट पूछिए, और वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।